वेलकम ब्रो स्टडी। स्वागत है आपका। आज 1 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल के साथ में। आज ही के दिन आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। और बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की तो 1 अप्रैल 1972 को टाइगर प्रोजेक्ट की भारत में शुरुआत हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, जो मौद्रिक नीति का संचालन करता है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी। और पहले इसकी स्टार्टिंग में इसकी जो राजधानी थी, जो इसका मुख्यालय था, वो कोलकाता में था। बाद में 1937 में इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को भारतीय सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया, जिससे यह पूरी तरह सरकारी स्वामित्व वाला संस्थान बन गया। वर्तमान गवर्नर इसके वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। वर्तमान गवर्नर कौन है इसके? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जिन्होंने 11 दिसंबर 2024 को पद ग्रहण किया। वह 1990 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आईएएस हैं 1990 कैडर के। आरबीआई के पहले गवर्नर, सबसे पहले गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे, जो 1943 से 1949 तक रहे। 2022 में डिजिटल रुपया का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया आरबीआई के द्वारा, सीबीडीसी। आज ही के दिन 1 अप्रैल 1900 आज ही के दिन यानी 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1937 को उड़ीसा उड़ीसा राज्य का गठन किया गया। यानी आजादी से पहले भाषा के आधार पर अगर किसी राज्य का गठन किया गया, जब भारत से अलग किया गया, भारत से अलग राज्य बनाया गया, तो वो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनने वाला है उड़ीसा। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। 19वीं सदी में ओडिशा के विभिन्न क्षेत्र बंगाल, बिहार और मद्रास प्रेसिडेंसी से विभाजित थे। 1866 में आए भीषण अकाल ने प्रशासन की विफलता को उजागर किया, जिससे ओडिशा के लोगों की एकता और स्वायत्तता की मांग को बल मिला। 1895 में उत्कल समाज और 1903 में उत्कल सम्मेलन ने अलग राज्य की मांग का आंदोलन शुरू किया। उत्कल गौरव मधुसूदन दास ने ओडिशा के अलग अस्तित्व के लिए संघर्ष किया, इसे एक अलग प्रांत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने ओडिशा की मांगों को ध्यान में रखते हुए 1931 को एक समिति का गठन किया। 1933 में ओडिशा से अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। 1933 तक पहुंच गए, 1936 तक भी आएंगे। उससे पहले देखते हैं उसकी जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है राज्य के गठन की, वो किस तरीके से रही। 1933 में ओडिशा के अलग राज्य बनने का प्रस्ताव पारित हुआ, जो 1931 में एक समिति गठित की गई थी। उसके बाद में इसके बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। यानी उड़ीसा कहाँ किससे अलग करके बनाया गया है? बिहार से अलग करके उड़ीसा को एक प्रांत बनाया गया। उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसे भाषा के आधार पर अलग किया गया। इस राज्य का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। यानी राज्य का अलग जो गठन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। 1950 में उड़ीसा भारतीय गणराज्य में का हिस्सा बन गया। जब भारत आजाद हो गया, उसके बाद में 1950 में ये भारतीय गणराज्य में शामिल हो गया। बात करें 2011 की, तो इसका नाम बदलकर उड़ीसा से इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। और भाषा उड़िया को ओडिया किया गया। यानी उड़ीसा को ओडिशा बदल दिया गया, और जो भाषा उड़िया थी उसको ओडिया कर दिया गया। ये किया गया साल 2011 में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और यह एक प्रमुख एजुकेशन और आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है। उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और चिल्का झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील, जो ओडिशा में है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इससे पहले 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू किया गया, जिसके तहत बाघों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान WII और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एनटीसीए को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। शुरुआत में नो टाइगर रिजर्व, इसमें जो शुरुआत में बात करें तो 9 टाइगर रिजर्व थे, और आज पूरे भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं 2024 तक की गणना के अनुसार। 1973 में बाघों की संख्या लगभग 1827 थी, जो बढ़कर 2018 में 2967 हो गई है। भारत आज विश्व का 70% बाघों का घर है, यानी विश्व में जितने बाघ हैं उसके 70% बाघ सिर्फ इंडिया में है। इसलिए तो आजकल बाघ हर सिटी हर शहर में कुत्तों की तरह घूमने लगे हैं, इतने बाघ हो गए हैं। 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3167 दर्ज की गई। बात करें 2022 की तो 3167 बाघों की संख्या 2022 में दर्ज की गई है, यानी बाघों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज ही के दिन संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, यानी 31 मार्च 1939 को भारतीय संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। ये 31 मार्च की स्लाइड रह गई शायद इसमें, है ना? ये 31 मार्च की रह गई स्लाइड इसमें, ये कल हो गया था ये। नेक्स्ट चलते हैं। दूरदर्शन को स्वतंत्र निगम बनाया गया। अब दूरदर्शन जो आज अपन देखते हैं इसको, ये पहले आकाशवाणी के अधीन था। आज जो दूरदर्शन अलग हिस्सा है, अलग एक निगम बनाया गया है। इससे ये शुरू से स्वतंत्र निगम नहीं था, यह पहले आकाशवाणी के अधीन था। भारत में दूरदर्शन को 1 अप्रैल 1976 को स्वतंत्र निगम बनाया गया। 1959 में भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। पूछा जाए कि टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत भारत में कब हुई, तो ये हुई 1959 में, लेकिन यह आकाशवाणी के अधीन संचालित होता था। 1970 के दशक तक टेलीविजन का प्रभाव बढ़ने लगा और एक अलग पहचान और स्वायत्तता देने की जरूरत महसूस की गई। 1975 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को अलग करने का प्रस्ताव रखा गया। 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया, जिससे यह सरकारी रेडियो प्रसारण से अलग हो गया। 1922 में भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत हुई, जिससे इसका दायरा और प्रभाव और बढ़ गया। रंगीन टेलीविजन की बात की जाए तो इसका शुरुआत कब हुई? 1992 के बाद। जो एजुकेशन की बात करें तो फोर्थ ग्रेड के 52,453 पदों पर भर्ती है, और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 अप्रैल है। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के 2,756 पदों पर भर्ती है, और एज लिमिट 40 साल है, और आवेदन की लास्ट डेट, जिसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है, अप्लाई की लास्ट डेट 3 अप्रैल है। असिस्टेंट इंजीनियर के 1,057 पदों पर भर्ती है, एज लिमिट इसकी 40 है, और आवेदन की लास्ट डेट इसमें 12 सितंबर है। आरपीएससी ने उप कमांडेंट की 4 पदों पर भर्ती निकाली हुई है, और आवेदन इसकी लास्ट डेट है वो 22 अप्रैल है। करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो ये है कंबोडिया में आयोजित की गई। कंबोडिया की राजधानी है फनो फनोम है। ये कहाँ आयोजित की? एशियन पहला पहली एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप। तो पहली एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 28 से 30 मार्च 2025 तक कंबोडिया में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में भारत के कई पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के औखलकांडा के खनशु निवासी विजय रुवाली ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक भारत को दिलाया है। और जालोर के रानीवाड़ा निवासी विजयराज चौधरी इस टीम के उप कप्तान थे। ये विजयराज चौधरी हैं, जो इसके टीम की जो एथलीट जो टीम है इसके कप्तान थे थ्रोबॉल चैंपियनशिप के। और विजयराज चौधरी उप कप्तान थे, उन्हें टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर का खिताब भी मिला है। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि पहली एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2025 में भारत के कौन से खिलाड़ी को या भारत के किसको टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला है? तो ये है विजयराज चौधरी, जो टीम के उप कप्तान थे।
और कांस्य पदक किसने दिलाया? उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रहने वाले विजय रुवाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य स्तरीय बलदेव राम पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये है मेड़ता नागौर में। अभी इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि यह मेला ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, जो पूर्णिमा तक चलता है। यानी ये कल 31 मार्च को ये मेला शुरू हुआ था और ये अब पूर्णिमा तक चलेगा। प्रतिवर्ष ये मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होकर पूर्णिमा तक 15 दिन चलता है। यह मेला राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, जहां देश भर के व्यापारी और किसान गाय भैंस ऊंट घोड़े बैल भेड़ बकरियां और आदि खरीदने और बेचने आते हैं। विशेष रूप से राजस्थान की प्रसिद्ध नस्लों के घोड़े और ऊंट इस मेले में आकर्षण का केंद्र होते हैं। यह मेला किसान नेता बलदेव मुर्दा की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 93 साल की पानी देवी ने कितने मेडल जीते? तो 3 गोल्ड मेडल जीते। ये हैं बीकानेर की पानी देवी, जो 93 ईयर ओल्ड है। बीकानेर की 93 वर्षीय पानी देवी गोदारा ने दौड़, डिस्कस थ्रो, गोला फेंक में 3 गोल्ड मेडल जीते। घुटने में चोट के बाद भी 100 मीटर रेस 45 सेकंड में पूरी की। 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 4 से 9 मार्च तक बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में हुआ। इस प्रतियोगिता में 35 वर्ष से 100 वर्ष तक के एथलीटों ने विभिन्न आयु वर्गों में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु ओपन टेनिस में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जिस खिलाड़ी ने जीता? पुरुष डबल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो इसका नाम है अनिरुद्ध चंद्रशेखर। ये है अनिरुद्ध चंद्रशेखर, जो भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेंगलुरु में ओपन टेनिस में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। चंद्रशेखर और उनके जोड़ीदार चीनी ताइपे के रेहो ने बेंगलुरु ओपन में पुरुष डबल खिताब जीता है। तो ये इनके जो सहयोगी साथी थे, ये हैं चीन के ताइपे के रेहो। इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ब्लेक बेल्डन और मैथ्यू क्रिस्टोफर को हराया। 97वें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ये है अनोरा। 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह 2 मार्च 2025 को हॉलीवुड लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया। इस समारोह में अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, जो शॉन बेकर द्वारा निर्देशित और एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का क्या नाम है और कहां पर है? तो ये है चेनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये चेनाब ब्रिज है, जो चेनाब रिवर पे जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। चेनाब ब्रिज भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित एक रेलवे पुल है, जो चेनाब चिनाब नदी पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री 19 अप्रैल को उधमपुर में इसका उद्घाटन करेंगे। उधमपुर जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, जो चिनाब से रियाली जिले से कुछ दूरी पर है। तो यहाँ से उधमपुर से प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, वो इस रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। बात करें इस मीटर की ब्रिज की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है, 359 मीटर है। फीट में बात करें तो 1178 फीट इसकी ऊंचाई है। लंबाई है इसकी 1315 मीटर, इसकी जो लंबाई है। यानी इसकी हाइट इसकी 359 मीटर है और इसकी लेंथ है 1315 मीटर। इसका निर्माण कार्य हुआ वो 2004 में शुरू हुआ और कार्य पूरा इसका 2022 में हो गया था। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 359 मीटर। और इसकी लेंथ कितनी है? 1315 मीटर। यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। जो सबसे ऊंचा एफिल टावर की ऊंचाई है 330 मीटर। इसकी ऊंचाई है 359।
अकॉर्डिंग ऑफ कंपैरिजन तो 4-5, यानी ये कितना है, 29 मीटर ये ऊंचा है ये फील्ड टावर से। इसे भारतीय रेलवे रेलवे के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बनाया गया है। पुल को भूकंप रोधी और विस्फोटक रोधी तकनीकों से तैयार किया गया है। इसमें विशेष स्टील का उपयोग किया गया है जो -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकता है। यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की हवा को भी झेलने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा जयशंकर ने किस खेल में नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो यह है शॉट पुट। शॉट पुट होता है गोला फेंक। भारतीय एथलीट कृष्णा जयशंकर ने अमेरिका के अल अल्बुकर्क में सॉरी अल्बुकर्क में आयोजित माउंटबेटन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की शॉटपुट गोला फेंक स्पर्धा में 16.03 मीटर के प्रयास के साथ नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड स्थापित किया और कांस्य पदक जीता। चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यानी ये जो भारतीय एथलीट है, इसने जो शॉट पुट है, और शॉट पुट में जो आयोजित हुई माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025, ये कहाँ आयोजित थी? अमेरिका के अल्बुकर्क। अमेरिका के अल्बुकर्क में जो आयोजित हुई है माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप, इसमें गोला फेंक स्पर्धा में 16.03 मीटर, यानी इसमें जो कृष्णा जयशंकर ने है माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से, और इसने गोला 16.03 मीटर तक फेंका। ये 16.03 मीटर तक इन्होंने गोला फेंक कर एक नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड स्थापित किया है, और ये रिकॉर्ड बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। इन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कृष्णा जयशंकर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी जय शंकर मेनन और प्रसन्ना की बेटी है। नेक्स्ट बात करते हैं, आदि महोत्सव 2025 के दौरान ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन या एमओयू हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है निफ्ट और एचपीएमसी। इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं ये चीजें क्या है, समझौता क्या है, ये निफ्ट क्या है, एनएचपीपीसी क्या है, एचपीएमसी क्या है, निफ्ट क्या है, आदि महोत्सव क्या है, और ट्राइफेड क्या है, और इस समझौते का क्या महत्व है? तो ये समझौता जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड, जो ट्राइफेड की फुल फॉर्म है जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड, ने जनजातीय ने यानी ट्राइफेड ने जनजातीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय फैशन उद्योग प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड एचपीएमसी के साथ एमओयू किया। यह 16 से 24 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। आदि महोत्सव की बात है कि आदि महोत्सव 16 से 24 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। जो ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जनजातीय जो उद्योग है, जनजातीय व्यवसाय है, उनको बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने निफ्ट और एचपीएमसी के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। जो एनईएफटी निफ्ट है, ये राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये फैशन से संबंधित जो प्रोडक्ट है वो तैयार करती है, वह यहीं एचपीएमसी है। ये हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल की जो राजधानी है शिमला, वहाँ इसका मुख्यालय है। और ये बागवानी से संबंधित जो उत्पाद हैं वो उनके प्रसंस्करण का काम करती है। तो जनजातीय व्यवसायों को ये बढ़ावा देने के लिए ये एमओयू किए गए हैं। थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें निफ्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी।
निफ्ट के साथ ये समझौता जनजातीय कारीगरों की मदद के लिए किया गया है। इसका मकसद उनके बनाए हुए हस्तशिल्प और कपड़ों के डिजाइन को बेहतर बनाना और उन्हें बाजार के हिसाब से तैयार करना है। निफ्ट जो एक बड़ा फैशन और डिजाइन संस्थान है, इन उत्पादों को और आकर्षक और बिकने लायक बनाने में सहायता करेगा, ताकि जनजातीय कारीगरों की आय बढ़ सके। अब एचपीएमसी की बात करें तो एचपीएमसी क्या करेगा, इसका क्या महत्व है। एचपीएमसी है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। एचपीएमसी के साथ समझौता जनजातीय बागवानी और लघु वन उत्पादों की प्रौद्योगिकी और तृतीयक प्रसंस्करण को उन्नत करने पर केंद्रित है। एचपीएमसी अपने अनुभव के माध्यम से इन उत्पादों की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ में सुधार करने में सहायता करेगा, जिससे जनजातीय किसानों और उत्पादकों की आय में वृद्धि हो सके। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको जिसको डिटेल के साथ डिस्कस किया। ये जो कंटेंट आपको कैसा लगा, इसके लिए आपको कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।